हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ समीर शर्मा और आज हम बात करेंगे गुडविल के बारे में। अगर आपको हमारा प्रीवियस वीडियो याद हो तो उसमें हमने फंडामेंटल्स किए थे पार्टनरशिप फर्म के, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स जो भी थे फंडामेंटल्स के वो सारे के सारे कवर किए थे। अब हम इसमें आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। तो गुडविल होती क्या है और उसकी वैल्यूएशन, मतलब उसकी वैल्यूएशन क्यों निकाली जाती है और कैसे निकाली जाती है, क्या क्या रीजंस हैं उसकी वैल्यूएशन निकालने के और कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम ये वैल्यूएशन करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है विच इज़ गुडविल की डेफिनेशन है कि गुडविल होती क्या है। वैसे वी ऑल नो व्हाट इज गुडविल। गुडविल का बेसिक मतलब होता है रेपुटेशन, रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। जिस फर्म की, जिस कंपनी की, जिस सोल प्रोप्राइटरशिप की हम बात कर रहे हैं उसकी रेपुटेशन क्या है, रेपुटेशन कितनी है। रेपुटेशन क्या है वो हमें अच्छी तरह पता होता है, पर रेपुटेशन की एक वैल्यू होती है रुपीस में। अब वो रुपीस की वैल्यू हमने इस चैप्टर में फाइंड आउट करनी है, पर उससे पहले हम बात करेंगे कि ये जो गुडविल है या ये जो रेपुटेशन है ये होती क्या है, ये कहाँ से बनती है, कैसे बनती है। तो उसके लिए हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो है गुडविल विच रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ अ फर्म्स ब्रांड नेम। रिप्रेजेंट क्या करती है, वैल्यू किस चीज की, फर्म्स ब्रांड नेम। फर्म का जो ब्रांड नेम है, बहुत सारे ब्रांड है जिनको हम जानते हैं, चाहे वो नाइकी है, चाहे वो एडिडास है या कोई रैंगलर है, ये सारे के सारे ब्रांड्स ये अपने ब्रांड्स के नाम से जाने जाते हैं, इनकी अपनी एक गुडविल है। तो जो उस फर्म की ब्रांड वैल्यू है, जो ब्रांड का नेम है, वो भी एक गुडविल का पार्ट होता है। लॉयल कस्टमर बेस, हम जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और अगर हमें वो प्रोडक्ट अच्छा लगे क्वालिटी वाइज और हमें लगे कि वो हम पे सूट भी कर रहा है, तो हम उस ब्रांड के लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। चाहे वो ब्रांड हो, चाहे वो कोई शॉप हो, चाहे वो स्वीट शॉप हो, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट क्यों ना हो, इन सारे ही केसेस में जो एक चीज़ कॉमन है वो ये है कि हम लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। तो जिससे उसकी गुडविल जो है वो बढ़ जाती है। हमारा कस्टमर बेस हमारी वजह से उस पर्टिकुलर शॉप का, उस पर्टिकुलर ब्रांड का कस्टमर बेस इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। रेपुटेशन ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड जो है वो वर्ल्ड फेमस हो जाए या आपके शहर में या आपकी सिटी में फेमस हो जाए, तो उस केस में आपको अपना क्वालिटी प्रोडक्ट देना पड़ेगा। अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी है, क्वालिटी प्रोडक्ट है जो आप बना रहे हैं, चाहे वो आपका फूड है, चाहे वो आपके क्लोथ्स हैं, गारमेंट्स हैं, एनीथिंग, तो आपकी जो गुडविल है वो अपने आप बढ़ जाती है। एंड इन सारी ही केसेस में गुडविल इज ऑल्सो नोन एज रेपुटेशन। तो बेसिक पॉइंट जो यहां पर अप्लाई होता है वो ये है कि गुडविल जो एक बेसिक लैंग्वेज में अगर हम इसकी बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज रेपुटेशन। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो इसकी डेफिनेशन है जो हमने करनी है, जो मैंने आपको बता दी है। तो आप इसे रीड करेंगे, इसे याद करेंगे। अब हम बात करते हैं गुडविल के नेचर की। तो जब हम गुडविल के नेचर की बात करते हैं कि गुडविल है क्या, वो क्या है, एसेट है, और अगर वो एसेट है तो वो कौन सा एसेट है, करंट एसेट है, फिक्स एसेट है, टेंजिबल एसेट है, इनटेंजिबल एसेट है। तो जब हम गुडविल की बात करते हैं तो गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। नाउ व्हाट इज इनटेंजिबल एसेट? इनटेंजिबल एसेट मींस विच कांट सीन, हम उसे देख नहीं सकते लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो जब हम इंटेंजिबल की बात करते हैं, इंटेंजिबल एसेट की बात करते हैं, इट कैन नॉट बी सीन और फेल्ट बट कैन बी परचेज और सॉल्व। आप इसे परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, आप इसे फील तो कर सकते हैं लेकिन आप इसे देख नहीं सकते। तो किसी फर्म की गुडविल कैसी है या किसी शॉप की गुडविल कैसी है, हम ये फील कर सकते हैं, अच्छी है कि बुरी है। हम बातों में आपस में डिस्कस करके ये चीज़ डिस्कस कर लेते होते हैं या डिसाइड कर लेते होते हैं कि जो गुडविल है किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड की या पर्टिकुलर शॉप की कैसी है। बट एट द एंड ऑफ द डे वो है क्या? तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। हम इसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं जब भी हमारी ज़रूरत हो। तो बेसिकली जब हम नेचर की बात करते हैं तो हमें जो याद रखना है वो ये है कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। अब हम बात करते हैं नीड की, कि गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत कहां पर है। व्हाट इज द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? क्यों जरूरत पड़ती है हमें गुडविल निकालने की? अगर हम इसको परचेज और सेल कर रहे हैं तो व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस, जिन सर्कमस्टांसेस में हम इस गुडविल को वैल्यू करते हैं या इसकी गुडविल की वैल्यूएशन निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ रुपीस। तो देयर आर फ्यू सर्कमस्टांसेस जहां पर हम ऐसा कर सकते हैं, जहां पर हम इसकी गुडविल की वैल्यूएशन करते होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। व्हेनेवर a new partner is admitted to an existing firm,
जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल की वैल्यूएशन निकाली जाती है। अब ये गुडविल की वैल्यूएशन निकालता कौन है? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। क्यों निकालते हैं? क्योंकि जो इनकमिंग पार्टनर है, जो न्यू पार्टनर है, वो एक ऐसी फर्म में आने लगा है जिसकी ऑलरेडी कुछ ना कुछ गुडविल है और वो गुडविल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने अपनी मेहनत से बनाई है। तो व्हाट दे वांट इन बिहाफ ऑफ दैट, इन लिeu ऑफ दैट, वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि जो भी उस ब्रांड की या उस कंपनी की या उस फर्म की गुडविल है उसका उन्हें एक उचित या एक अमाउंट मिले न्यू पार्टनर से। क्योंकि हम न्यू पार्टनर को एक चलती फिरती फर्म में, एक ऐसी फर्म में जिसका कस्टमर बेस ऑलरेडी बना हुआ है, एक ऐसी फर्म जो अब स्ट्रगल नहीं कर रही है, जो ठीक ठाक प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो अगर आप किसी ऐसी फर्म में न्यू पार्टनर को एडमिट करते हो तो आप ये चाहते हो कि वो न्यू पार्टनर जब आए अपने साथ वो गुडविल लेकर आए, उसका प्रॉफिट जो भी गुडविल का अमाउंट है वो लेकर आए। तो ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हमें गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। नाउ द सेकंड पॉइंट, ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। जैसे न्यू पार्टनर के आने पे गुडविल निकाली जाती है, वैसे ही एग्जिस्टिंग पार्टनर के जाने पर भी गुडविल निकाली जाती है। अब जाने का रीजन कोई भी हो सकता है, वो रिटायरमेंट भी हो सकता है, रिटायरमेंट मतलब मर्जी से, और ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर भी हो सकता है जहां पर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए। तो जब एग्जिस्टिंग फर्म में से एग्जिस्टिंग पार्टनर चला जाता है तो वो अपने साथ अपनी गुडविल लेके जाना चाहता है। जो उसने इतने सालों में काम किया वो चाहता है कि उसको उसका क्रेडिट मिले और वो क्रेडिट उसे गुडविल की फॉर्म में मिलता है। तो अगेन हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में किसी तरह का चेंज आता है या वो आपस में अपनी कैपिटल थोड़ी सी कंट्रीब्यूट करते हैं ज़्यादा, या जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो कम करते हैं, तो उस केस में भी अगर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है तो गुडविल की वैल्यूएशन दोबारा की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, व्हेन द बिजनेस इज सोल्ड। जब आप अपना बिजनेस सेल करते हो, जब आप अपना बिजनेस सेल करते हो तो आपकी गुडविल की वैल्यूएशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि आपका जो कस्टमर बेस है वो कस्टमर बेस आप किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हो, आप फ्री में नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आपके जितने भी एसेट्स की वैल्यूएशन होगी, फिजिकल एसेट्स की, वो अलग होगी, और गुडविल जो कि एक इंटेंजिबल एसेट है उसकी वैल्यूएशन अलग निकाली जाएगी। तो जब आप बिजनेस को सेल करते हो तो भी हम गुडविल की वैल्यूएशन निकालते होते हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज व्हेन देयर इज अमलगामेशन ऑफ फर्म्स। अमलगामेशन का मतलब होता है मर्जर। मर्जर का मतलब होता है जब दो फर्म्स, दो एग्जिस्टिंग फर्म्स आपस में मर्ज कर जाती हैं। तो ज़्यादातर बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपस में मर्ज कर जाती हैं कंपटीशन से बचने के लिए। हमने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंडर हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है कि अमलगामेशन होता है, मर्ज होती हैं फर्म्स, ताकि उन्हें कम्पीट ना करना पड़े एक दूसरे से। और जब भी अमलगामेशन होती है तब भी जो फर्म्स हैं जो अमलगामेट हो रही हैं, जो मर्ज हो रही हैं, वो अपनी गुडविल की वैल्यूएशन निकालती होती हैं। तो बेसिक जो रीजन है गुडविल को वैल्यू करने का वो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो हमने याद रखने हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मेथड्स। हमने ये देख लिया कि गुडविल क्या होती है, हमने ये भी सीख लिया कि गुडविल की वैल्यूएशन करने के डिफरेंट रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, उसका नेचर क्या होता है गुडविल का। अब हम बात करेंगे मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल जब हम निकालते हैं तो उसके जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं और उसको कैसे अप्लाई किया जाता है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो देयर आर 4 मेथड्स फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहला जो मेथड है विच इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें प्रॉफिट्स की एवरेज निकाली जाती है। सेकेंड मेथड जो है वो सुपर प्रॉफिट मेथड होता है। उसके बाद जो थर्ड मेथड है विच इज वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज के थ्रू हम गुडविल फाइंड आउट करते हैं। और इसी में जो लास्ट मेथड होता है विच इज कैपिटलाइजेशन मेथड। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, +2 पॉइंट ऑफ व्यू से, देयर आर ओनली 4 मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पर हाँ, अगर आप इसके थ्योरेटिकल फॉर्म में और ज़्यादा आगे जाना चाहेंगे तो देयर आर 2 मोर मेथड्स जो हम इसमें डाल सकते हैं फ्रॉम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें जो नेक्स्ट मेथड है उसको हम एन्युटी मेथड कहते हैं, एन्युटी मेथड। और एन्युटी मेथड के अलावा इसमें जो एक और मेथड है जिसकी हमें जरूरत तो नहीं पड़ेगी, पर अगेन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चाहें तो आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, विच इज नोन एज आर्बिट्रेरी असेसमेंट मेथड। आर्बिट्रेरी असेसमेंट मेथड। तो देयर आर 2 मोर मेथड्स जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चाहें
अगर ये क्वेश्चन आपको 3 से 4 नंबरों में कभी मिल जाए तो आप उसमें ये 2 मेथड्स एक्स्ट्रा जो है वो डाल सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज एन्युटी मेथड एंड द अदर वन इज आर्बिट्रेरी असेसमेंट मेथड। एन्युटी मेथड में एन्युटी वैल्यू गिवन होती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कैपिटलाइजेशन मेथड में होता है। एन्युटी मेथड के अंडर भी जब हम गुडविल फाइंड आउट करते हैं तो गुडविल निकालने के 2 डिफरेंट मेथड होते हैं, वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड, अदर वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एन्युटी वैल्यू गिवन होती है, आपको गुडविल निकालने के लिए एन्युटी वैल्यू को सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है किसके साथ? अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से कर रहे हैं क्वेश्चन तो एवरेज प्रॉफिट के साथ, और अगर सुपर प्रॉफिट से कर रहे हैं तो सुपर प्रॉफिट के साथ। एंड द लास्ट मेथड इज आर्बिट्रेरी असेसमेंट मेथड। अब आर्बिट्रेरी असेसमेंट मेथड की जब हम बात करते हैं तो इट्स अ प्योर थ्योरेटिकल एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। अब कई बार ऐसा होता है कि हमेशा गुडविल की वैल्यूएशन की जाए या उसका प्रैक्टिकल पॉइंट निकाला जाए, जरूरी नहीं है। कई बार गुडविल जो है वो 2 लोग आपस में मिलकर ही निकाल लेते होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरी गुडविल 1 करोड़ की है, आपने कहा नहीं सर मैं तो 50 लाख दूंगा। कोई थर्ड पर्सन आया विच इज ऑल्सो नोन एज थर्ड पर्सन विल बी नोन एज आर्बिट्रेटर, ठीक है, तो उसने कहा नहीं सर ऐसा करते हैं कि ना आपकी हम बीच वाली एक वैल्यू ले लेते हैं विच इज 75 लाख। तो उस केस में जब आर्बिट्रेटर द मिडल मैन गुडविल की वैल्यूएशन करता है तो उसे हम आर्बिट्रेरी असेसमेंट मेथड कहते हैं। अब आर्बिट्रेरी असेसमेंट मेथड थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो लिखा जा सकता है, पर उसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है, उसकी कोई प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मैंने अपनी मर्जी से गुडविल की अपनी वैल्यू बता दी, आपने अपनी मर्जी से अपनी गुडविल की वैल्यू बता दी, और किसी थर्ड पर्सन ने आके बीच में हम दोनों के बार्गेनिंग करवा के हमारा आपस में जो है बिजनेस करवा दिया, और मैंने अपनी गुडविल आपको 75 लाख में सेल कर। तो दैट इज बेसिकली आर्बिट्रेरी असेसमेंट मेथड। तो अब हम इन सारे ही मेथड्स को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विल स्टार्ट विद एवरेज प्रॉफिट मेथड, वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड टू फाइंड आउट द गुडविल। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में नाम से पता लग रहा है आपको प्रॉफिट्स की एवरेज निकालनी है। हम इन सारे ही पॉइंट्स को एग्जांपल से करते हैं। तो जरूर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या होगा, आपके पास ईयर्स गिवन होंगे सारे के सारे। से फॉर एग्जांपल देयर आर 4 ईयर्स 1 2 3 एंड 4। उसके बाद इन्हीं 4 साल के प्रॉफिट्स गिवन होंगे 40, 50,000, 70,000, 60,000। और उसके बाद गुडविल निकालने के लिए आपको बताया गया या आपको कहा गया है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज 3 ईयर्स परचेज? 3 ईयर्स परचेज का मतलब होता है 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स ऑफ व्हाट? 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन या पर्टिकुलर मेथड के अंडर पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद जब आप उसको 3 टाइम्स करेंगे, क्योंकि ये 3 ईयर्स परचेज के ऊपर है, तो जो भी हमारे पास आएगा दैट विल बी आवर अमाउंट ऑफ गुडविल। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, आपको ये फिगर्स याद रखनी है 40, 50, 70 एंड 60,000 रुपीज। आपने इन सबकी एवरेज निकालनी है। तो अब नेक्स्ट में सबसे पहले हम इसमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, और एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला इज टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय एन। एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर जितने भी हैं। तो जैसे हमारे पास 4 साल के प्रॉफिट्स थे, तो यहां पर सबसे पहले आप प्रॉफिट्स का टोटल निकालोगे। जब आप 40, 50, 70 और 60 का टोटल करोगे तो वो 2 लाख रुपीस बनेगा, और ये 4 साल का प्रॉफिट है तो डिवाइड बाय 4 आपने कर दिया। तो जब आपने 2 लाख डिवाइड बाय 4 किया तो आपके पास 50,000 रुपीज आ गया विच इज योर एवरेज प्रॉफिट्स। तो जब आपने एक बार एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया तो उसके बाद हमने गुडविल की वैल्यूएशन या गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। अब गुडविल निकालने का फॉर्मूला थ्रू एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अगर आप गुडविल निकालना चाहते हैं बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, द फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कि कितने साल के लिए या कितनी बारी आप उसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, कितने टाइम्स आपको एवरेज प्रॉफिट करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द गुडविल। तो अगर आपको इस एग्जांपल में याद हो तो हमने 3 टाइम्स अज्यूम की है, 3 ईयर्स परचेज बात की है। तो आपके जितने भी एवरेज प्रॉफिट्स आए विच इज रुपीज 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इट विल बी रुपीज 1,50,000। 1,50,000 रुपीज की गुडविल आ गई। पर आपको ये याद रखना है कि ये गुडविल ऑफ द फर्म है। तो अगर ये गुडविल ऑफ द फर्म है तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये गुडविल जो है कोई एक पार्टनर लेके आएगा या एक पार्टनर लेके जाएगा। इसमें से उस पार्टनर को उतनी ही गुडविल का शेयर मिलेगा जितना उसका प्रॉफिट का शेयर बनता है। तो अगर उनकी रेशो 1:1 है तो यार 2 पार्टनर्स हैं तो हाफ शेयर ऑफ गुडविल विल बी ऑफ 1 पार्टनर, और जो अनदर हाफ है वो दूसरे पार्टनर की गुडविल होगी। तो ये है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब हम प्रॉफिट्स की एवरेज निकालेंगे, ये जो 2 लाख रुपीस मैंने लिए 40, 50, 70 और 60,000, आपने इस चीज में ध्यान रखना है इस चीज का कि ये प्रॉफिट्स हमेशा बिजनेस प्रॉफिट्स होने जरूरी हैं। अब नाउ द पॉइंट इज कि बिजनेस प्रॉफिट ही तो होंगे, अब उसमें नॉन बिजनेस प्रॉफिट कहां से आ जाएंगे? ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। जब एक फर्म अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस फाइंड आउट करती है या नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करती है तो वो उसमें सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट से कंसिडर नहीं करती, कई बार उसमें नॉन बिजनेस इनकम्स और नॉन बिजनेस लॉसेस भी इंक्लूड और एक्सक्लूड हो जाते हैं।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं, से फॉर एग्जांपल मेरा एक नॉर्मल बिजनेस है, से फॉर एग्जांपल मेरा फर्नीचर बिजनेस है। फर्नीचर बिजनेस का मतलब हुआ मैं फर्नीचर बनाता हूं और फर्नीचर सेल करता हूं। अब जो फर्नीचर बिजनेस से जो मेरा प्रॉफिट होगा वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, वो मेरा बिजनेस प्रॉफिट होगा। पर उसी एक साल में मैंने एक और काम किया, मैंने एक और बिजनेस किया, बिजनेस तो नहीं कहेंगे पर एक और जो काम किया वो ये किया, मैंने अपनी गाड़ी सेल कर दी और उस गाड़ी को सेल करके मुझे 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब क्योंकि वो गाड़ी बिजनेस के नाम थी, प्रॉफिट भी बिजनेस का मैंने मान लिया और मैंने उसे अपने नेट प्रॉफिट में इंक्लूड कर लिया, विच इज़ नॉट रॉन्ग, मैंने उसमें कुछ भी गलती नहीं की है। बट द पॉइंट इज, क्या गाड़ियों में डील करना या गाड़ी का प्रॉफिट और लॉस जो मैंने निकाला और जो अपने बिजनेस में डाला, क्या वो मेरे बिजनेस का पार्ट है? नहीं, बिजनेस तो मेरा फर्नीचर का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये मैंने गाड़ी सेल की और इसके थ्रू जो मैंने प्रॉफिट अर्न किया और जो मैंने वो अपने बिजनेस इनकम में या टोटल इनकम में इंक्लूड कर लिया, इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ माय बिजनेस इनकम। तो वो मेरी नॉन बिजनेस इनकम है। और अगर आपके किसी भी प्रॉफिट में किसी भी तरह की नॉन बिजनेस इनकम इंक्लूडेड है तो आप उसे एक्सक्लूड करने वाले हो। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वो पैसा होता है जो मेरे पास एक्सेस में था, मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। अब वो जो इन्वेस्टमेंट है वो पैसा बिजनेस का ही था, पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी बिजनेस का ही माना जाएगा, पर वो अगेन मेरी बिजनेस इनकम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो काम या बिजनेस उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करना मेरा नॉर्मल बिजनेस नहीं है। नॉर्मल बिजनेस तो मेरा अगेन फर्नीचर के ऊपर प्रॉफिट अर्न करना है या फर्नीचर को सेल परचेज करके प्रॉफिट अर्न करना है। तो अगेन जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो नॉन बिजनेस इनकम होगी, और क्योंकि वो नॉन बिजनेस इनकम होगी तो इसलिए हम उसको भी इस प्रॉफिट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अगर वो इंक्लूडेड है तो वो उसे हम एक्सक्लूड करेंगे, माइनस करेंगे। एंड द लास्ट पार्ट, इसी में जैसे मैंने ये दोनों एग्जाम्पल आपको प्रॉफिट्स के दिए, वैसे ही एबनॉर्मल लॉसेस भी होते हैं। अब एबनॉर्मल लॉसेस का क्या मतलब होता है? एबनॉर्मल लॉसेस का मतलब होता है वो लॉसेस जो कभी कभार हुए हैं, विच इज ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर। से फॉर एग्जांपल हम इसी में एग्जांपल लेते हैं लॉस ऑफ स्टॉक का। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अगर मेरा बिजनेस कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर मेरे स्टॉक में आग लगती है हर साल या खराब हो जाता है, वो नॉर्मल बिजनेस लॉस है, तो उसे मैं बिजनेस में या अपने बिजनेस लॉसेस में इंक्लूड करूंगा। पर अगर स्टॉक में सालों में एक बार आग लगी है या सालों में एक बार स्टॉक खराब हो गया, ठीक है, उस केस में क्या वो मेरा बिजनेस लॉस माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। एनी लॉस विच इज ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर टोटल प्रॉफिट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रॉफिट्स निकालने के लिए मैंने इन एबनॉर्मल लॉसेस को इंक्लूड या एक्सक्लूड माइनस किया हुआ है तो मुझे उसे दोबारा ऐड बैक करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट और बिजनेस इनकम। तो इसमें आपने जो याद रखनी है चीज वो ये है, प्रॉफिट शुड बी ऑलवेज ऑफ बिजनेस प्रॉफिट्स, वो बिजनेस प्रॉफिट ही होने चाहिए। और बिजनेस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला विल बी एक्चुअल प्रॉफिट्स, जो आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होंगे। आप उसमें से माइनस करोगे एबनॉर्मल गेन्स। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि हमने उसे इंक्लूड कर रखा है, पर वो बिजनेस की इनकम नहीं है या बिजनेस के गेन नहीं है, तो इसलिए हम उसे क्या करेंगे? माइनस, और प्लस करेंगे एबनॉर्मल लॉसेस को। अब ये एबनॉर्मल लॉसेस प्लस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने उसे नॉर्मल बिजनेस में माइनस कर रखा है। तो अब हम उसे क्या करने वाले हैं? हम उसे दोबारा ऐड बैक करने वाले हैं। तो जब आप ये प्रॉफिट्स निकालोगे उसके बाद जो आपके प्रॉफिट्स आएंगे आप उनकी एवरेज निकालोगे और उसके बाद ही हम इसमें गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो यह है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम इसमें नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे विच इज सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट, प्रॉफिट तो हमने सुने हुए हैं, तो अब इसमें सुपर वाली क्या बात है? तो जैसे सुपरमैन होता है, नाउ व्हाट इज सुपरमैन? कोई भी इंसान जिसके पास नॉर्मल पावर से ज़्यादा पावर है उसे हम सुपरमैन कहते हैं। और तो सुपर प्रॉफिट क्या हुए? वो प्रॉफिट्स जो नॉर्मल से ज़्यादा हैं, तो नॉर्मल से हटके जो ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे उनको हम सुपर प्रॉफिट कहते होते हैं। तो दैट इज़ बेसिकली सुपर प्रॉफिट। अब हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हैं और वो 10 लाख रुपए जो मेरे पास पड़े हैं मैं उसको दो तरीके से, दो डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकता हूँ। पहला वे ये है कि मैं उसको बैंक में उसका एफडी करवा दूँ, फिक्स डिपॉजिट करवा दूँ, जिसके ऊपर मुझे रिटर्न मिलेगा से फॉर एग्जांपल 10%। तो 10 लाख का 10% मतलब 1 लाख रुपीज़। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूँ। जब मैंने सोचा कि मैं उसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूँ तो मुझे क्या रिटर्न मिलेगा, तो मुझे ये पता चला कि मुझे उसके ऊपर 25% का रिटर्न मिलेगा। और 10 लाख के ऊपर 25% रिटर्न मतलब 2,50,000 रुपीज़। अब अगर आप उन दोनों को कंपेयर करो, मुझे क्या मिलना था और बिजनेस करने से क्या मिलेगा, तो जो एक्स्ट्रा मुझे मिल रहा है दैट विल बी माई सुपर प्रॉफिट। मतलब अगर वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए तो 2,50,000 का रिटर्न, और अगर उसे बिना मेहनत के एफडी करवा दी जाए तो 1 लाख का रिटर्न।
तो जो मुझे एक्सेस में मिल रहा है दैट विल बी माय सुपर प्रॉफिट। तो अब सुपर प्रॉफिट मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए भी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब इसमें हमारे पास गिवन क्या क्या होगा, तो टू स्टार्ट विथ हमारे पास इसमें कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन होगी विच इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड इज कि आपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो से फॉर एग्जांपल आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड है ₹5 लाख कि आपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 5 लाख रुपीस। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन होगा एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल गिवन हो तो गुड है, एवरेज प्रॉफिट्स आपको तब फाइंड आउट करना पड़ सकता है इस मेथड के अंदर अगर प्रॉफिट 1 साल से ज्यादा के गिवन है, तो 2, 3 या 4 साल के गिवन है तो आप उनकी एवरेज निकालोगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने प्रीवियस एवरेज प्रॉफिट मेथड में निकाली थी। और उसके बाद हम इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, पर हम इसमें एज्यूम करके चल रहे हैं कि इसमें हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट ही गिवन है। तो वो एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है ₹2 लाख, मतलब मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए बिजनेस में और मुझे 2 लाख रुपीस का रिटर्न मिला। दिस इज माय एक्चुअल प्रॉफिट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नाउ NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि अगर इस पैसे को मैं बिजनेस में इन्वेस्ट ना करके इसकी FD करवा दूं तो व्हाट विल आई गेट आउट ऑफ इट, आई विल गेट 10% आउट ऑफ इट, तो दैट इज 10% ऑफ रिटर्न। उसके बाद निकालना क्या है इसमें, सुपर प्रॉफिट मेथड से भी निकालनी तो गुडविल ही है। तो गुडविल निकालने का जो लास्ट में पॉइंट गिवन है वो ये है कि गुडविल टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आपने सुपर प्रॉफिट से या सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है और वो भी 3 times करके, तो जैसे 3 years परचेज हमने बात की। अब इसका आंसर निकालने के लिए जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट। तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको कि सुपर प्रॉफिट होते क्या हैं। तो सुपर प्रॉफिट्स आर एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब इसमें एक और जो चीज़ आपने याद रखनी है जब आपने एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट को कंसिडर करना है कि ये बिजनेस इनकम ही होनी चाहिए, बिजनेस प्रॉफिट ही होने चाहिए। तो मतलब अगर इन प्रॉफिट्स में भी किसी तरह का एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन है तो आप उसे पहले रेक्टिफाई करोगे और उसके बाद ही आगे सुपर प्रॉफिट मेथड अप्लाई करोगे। तो अब इसमें सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला विल बी एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एक्चुअल प्रॉफिट्स 90% क्वेश्चंस में गिवन ही होते हैं तो वो हमें फाइंड आउट करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ विल वी कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब इस क्वेश्चन में मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 5 लाख रुपीस का था और उसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है। तो अगर मैं 5 लाख का 10% फाइंड आउट करूं तो इट विल बी ₹50,000। नाउ व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 5 लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया ना किया जाए और कहीं FD करवा दी जाए तो 50,000 तो फिर भी मुझे मिलेगा, पर एक्चुअली में मुझे मिला कितना, 2 लाख रुपीस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, हाउ डू वी कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। तो नेक्स्ट पार्ट में इसमें आपने सुपर प्रॉफिट्स फाइंड आउट करने हैं और सुपर प्रॉफिट्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला इज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख रुपीस। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया विच इज ₹50,000 और जो आपकी बैलेंस फिगर आई जो माइनस करके अमाउंट आया दैट इज 1,50,000। दिस इज योर सुपर प्रॉफिट्स, ये आपके सुपर प्रॉफिट्स है। अब सुपर प्रॉफिट हमें मिल चुका है, नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया, अल्टीमेटली हमने कैलकुलेट क्या करनी है, गुडविल। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मतलब ये जो आपने सुपर प्रॉफिट्स निकाले 1,50,000 के, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ जो कि हमने 3 एज्यूम किया था, 3 ईयर्स एज्यूम किया था। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी गुडविल आ गई है 4,50,000 रुपीज़ की। तो गुडविल अगेन ये गुडविल ऑफ द फर्म है, आपको इसमें से उस पार्टनर की गुडविल निकालनी है जिसके लिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें एक और जो चीज़ आपको कई बार कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, कभी ना कभी कैलकुलेट करनी पड़ ही सकती है, तो वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड डायरेक्टली गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं गिवन तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है एंड द फॉर्मूला इज फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। फिक्स एसेट्स हमें सबको पता है कौन कौन से होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। करंट एसेट्स भी आप उसी में प्लस करोगे, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक, और आप उसमें से माइनस करोगे करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारी करंट लायबिलिटीज हैं। तो जब आप ये सब प्लस माइनस करोगे तो जो आपके पास आएगा दैट विल बी योर कैपिटल एम्प्लॉयड, जिससे आपका ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो ये है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसी में जो नेक्स्ट मेथड है विच इज वेटेड एवरेज मेथड। अब इसमें नेक्स्ट जो मेथड स्टार्ट करेंगे वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अगेन अ मेथड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। इसमें भी गुडविल निकालनी है हमने। अब इसमें क्या क्या गिवन होगा तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्कस करने के लिए अगेन एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमारे पास अगेन ईयर्स गिवन होंगे 1, 2, 3, 4।
उसी के हिसाब से उसके प्रॉफिट्स गिवन होंगे 40, 50, 70, 60 जो भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन होंगे। और उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इस बार आपने गुडविल जो है वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालनी है। अब जब आप इससे पहले कि आप इसके ऊपर वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करो, इसमें जो चीज़ याद रखने लायक है वो ये है कि जितने भी प्रॉफिट्स गिवन होंगे, अगेन प्रीवियस एग्जांपल्स की तरह, प्रीवियस मेथड्स की तरह, ये आपके बिजनेस प्रॉफिट्स होने ज़रूरी हैं। तो अगर इनमें से कोई भी इनकम या इनकम का कोई भी पार्ट ऐसा है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, नॉन बिजनेस इनकम है या फिर एबनॉर्मल लॉस है या फिर एबनॉर्मल गेन है, तो पहले आप उसे रेक्टिफाई करोगे, उसको प्लस माइनस करोगे। एबनॉर्मल लॉस है तो उसको प्लस किया जाएगा, एबनॉर्मल गेन है तो उसको माइनस किया जाएगा, और उसके बाद हम इसके ऊपर वेटेड एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए करना क्या है, टू स्टार्ट विद सबसे पहले आप ईयर्स लिखोगे, जितने भी साल गिवन होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 व्हाटएवर, प्रॉफिट्स आ जाएंगे। और इस प्रॉफिट्स के बाद आप वेट्स पुट करोगे इन सब के ऊपर। अब वेट्स कैसे पुट किए जाएंगे, जिस हिसाब से जिस तरह आपके ईयर्स बढ़ रहे हैं उसी तरह से आप वेट्स यहाँ पे लिखने वाले हो। 1, 2, 3, 4, अगर एक और साल होता 5th ईयर होता तो 5th यहाँ पे 5 भी आ जाता साथ के साथ ही। तो जैसे जैसे आपके साल बढ़ते जाएंगे बिल्कुल उसी तरह आपके वेट्स भी बढ़ते जाएंगे। अब उसके बाद आप क्या करोगे, आप प्रोडक्ट निकालोगे। प्रोडक्ट किसका निकालना है हमने, प्रॉफिट्स का वेट के साथ मल्टीप्लाई करके। तो प्रॉफिट्स और वेट्स को मल्टीप्लाई करके आपने प्रोडक्ट निकालना है। से फॉर एग्जाम्पल 40,000 इंटू 1 40,000 आ गया, 50 इंटू 2 1 लाख, ऐसे 70 इंटू 3 और ऐसे 60 इंटू 4। तो अब आपने सबका प्रोडक्ट निकाल लिया। अब आपने उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं, और उसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, आप सारे वेट्स का टोटल करोगे। तो जब आप 1 + 2 + 3 + 4 करोगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। अब आप इन सारे प्रोडक्ट्स का टोटल करोगे तो आपके पास प्रोडक्ट का टोटल आ जाएगा 5,90,000 रुपीज। तो अब आपके पास प्रोडक्ट का टोटल भी है, वेट्स का टोटल भी है। अब आपने इससे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स फाइंड आउट करने हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको ये जो आपका प्रोडक्ट आया था इसको डिवाइड करना है वेट्स के साथ। जब आप 5,90,000 या 5,90,000 रुपीज को 10 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे 59,000 रुपीज के। उसके बाद अब आपने गुडविल निकालनी है। इसमें गुडविल निकालने का फॉर्मूला विल रिमेन सेम, वो वही रहेगा, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट है, चाहे वो सुपर प्रॉफिट है, और चाहे वो वेटेड एवरेज मेथड ही क्यों ना हो। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला विल बी वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब इस केस में हमने, अगर आपको याद हो तो हमने इसमें गुडविल निकालने के लिए 2 years परचेज अज्यूम किया था। तो इट विल बी 59,000 जो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया था, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड द आंसर विल बी 1,18,000। तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। वैसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा जब आपने लगाना है, पर मैंने कभी एक आधी बार ये भी देखा है बोर्ड के एग्जाम में कि एक बार क्वेश्चन आया था जहां पर प्रॉफिट्स रेगुलर गिवन थे, रेगुलर बेसिस पे गिवन थे, मतलब रेगुलर इंटरवल पे गिवन थे, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000। गुडविल निकालने को कहा गया पर यह नहीं बताया गया कि कौन सा मेथड यूज करना है। तो आपने ये याद रखना है कि अगर ऐसा कभी हो, रेगुलर इंटरवल पे प्रॉफिट्स आपको गिवन हो लेकिन आपको ये ना बताया जाए कि गुडविल कौन से मेथड से कैलकुलेट करनी है, तो वेटेड एवरेज मेथड से ही गुडविल कैलकुलेट की जाती है। तो ये आपने याद रखना है। तो ये हमारा थर्ड मेथड हो गया वेटेड एवरेज का। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, लास्ट मेथड है इसमें, वो स्टार्ट करते हैं। अब जब हम कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालते हैं तो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने के कैपिटलाइजेशन मेथड में इटसेल्फ 2 मेथड होते हैं। तो पहला जो मेथड होता है विच इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड द नेक्स्ट मेथड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंडर गुडविल निकालने के 2 डिफरेंट मेथड हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड के में एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल निकाली जाती है, सुपर प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल निकाली जाती है। ज्यादातर क्वेश्चन में गिवन होता है और कई बार आपको इन्फॉर्मेशन देख के भी ये डिसाइड करना पड़ता है कि कैपिटलाइजेशन मेथड से आप कौन से मेथड से गुडविल निकालने वाले हो, वेदर वी विल कैलकुलेट इट बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। तो जो भी गिवन होगा, जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन होगी, हम उसी हिसाब से इसमें गुडविल की वैल्यूएशन करते होते हैं। तो टू स्टार्ट विद सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें भी एवरेज प्रॉफिट चाहिए। अच्छी चीज ये है कि एवरेज प्रॉफिट्स हमें ऑलरेडी निकालने आते हैं। वी ऑल नो कि अब एवरेज प्रॉफिट मेथड या एवरेज प्रॉफिट्स निकाले कैसे जाते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स गिवन होंगी। टोटल प्रॉफिट्स गिवन होंगे, नंबर ऑफ ईयर्स आपको पता ही है कैसे गिवन होंगे, आपने उन दोनों को डिवाइड करना है। इसमें भी ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो प्रॉफिट्स हैं वो नॉर्मल बिजनेस इनकम होनी चाहिए। अगर उसमें किसी भी तरह के एबनॉर्मल लॉसेज और एबनॉर्मल गेन्स इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड हैं तो आप उसे रेक्टिफाई करोगे। उसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें आता है वो है ये है स्टेप 2 जो इसका है। आपने इस पर्टिकुलर मेथड के अंडर कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है बिजनेस की।
कैपिटलाइज वैल्यू बिजनेस, आप इसे टोटल वैल्यू बिजनेस भी कह सकते हो। तो आप टोटल वैल्यू बिजनेस या कैपिटलाइज वैल्यू बिजनेस निकालने का फॉर्मूला विच इज इजी, पर अब निकालना कैसे है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जो भी आपने एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए ऊपर वाले मेथड से, आप उसको रेसिप्रोकल करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ। तो एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से फॉर एग्जांपल 10% है तो इट विल बी एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगी, आपके बिजनेस की टोटल वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स बेस के ऊपर। ऐसा नहीं है कि हमने ये एसेट्स और लायबिलिटीज के बेस पे निकाली है, हमने ये प्रॉफिट्स के बेस पे निकाली है। नेक्स्ट स्टेप, जो थर्ड स्टेप है इसमें, उसमें आपने निकालने हैं नेट टेंजिबल एसेट्स, कि आपके नेट टेंजिबल एसेट्स कितने हैं। टेंजिबल एसेट्स भी ऑन लो, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, उसमें करंट एसेट्स भी आ जाते हैं, तो ये सारे टेंजिबल एसेट्स ही हैं। तो टेंजिबल एसेट्स निकालने का फॉर्मूला फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस लायबिलिटीज टू आउटसाइडर्स। फिक्स एसेट्स हमें पता है कौन कौन से होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारे के सारे हमारे फिक्स एसेट्स हैं। करंट एसेट्स भी हमें पता है, से फॉर एग्जांपल डेटर्स, स्टॉक, कैश, बैंक, ये सारे के सारे हमारे करंट एसेट्स हैं, माइनस लायबिलिटीज टू आउटसाइडर्स। अब लायबिलिटीज टू आउटसाइडर्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें करंट लायबिलिटीज भी आएंगी और इसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी आएंगी। तो आपने ये ध्यान रखना है, इसमें जब हम लायबिलिटीज टू आउटसाइडर्स की बात करते हैं तो इसमें दो तरह की लायबिलिटीज जो है वो इंक्लूडेड होती हैं, एक करंट लायबिलिटीज और एक लायबिलिटीज टू आउटसाइडर्स, या जिसे आप लॉन्ग टर्म या आउटसाइड लायबिलिटीज भी कह सकते हो। तो से फॉर एग्जाम्पल जैसे डेट्स या डिबेंचर्स या किसी भी तरह के लोन्स, ये सारे भी इसी का पार्ट होने वाले हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब हम लायबिलिटीज टू आउटसाइडर्स की बात करते हैं तो इसमें करंट लायबिलिटीज भी आती हैं और इसमें डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी आती हैं जो हमने लोगों के पैसे देने हैं। तो जब आप नेट टेंजिबल एसेट्स निकाल लोगे तो उसके बाद अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, गुडविल कैलकुलेट करना। अब जब आप गुडविल कैलकुलेट करोगे तो गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला विल बी गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस। जो आपने टोटल कैपिटलाइज वैल्यू निकाली इस फॉर्मूले से बिजनेस की, आप उसमें से माइनस करोगे नेट टेंजिबल एसेट जो हमने अभी भी फाइंड आउट की है। तो जो आपके पास आएगा दैट विल बी योर गुडविल। ये मेथड बाकी मेथड से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है, बट ओवरऑल जो है वो इजी ही है और इसके क्वेश्चन आने के चांसेस भी काफी ब्राइट होते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। तो ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम इसी में लास्ट मेथड स्टार्ट करेंगे विच इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो अब जब हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि आपने सुपर प्रॉफिट कैसे निकालने हैं। तो सुपर प्रॉफिट निकालना मैं आपको दोबारा नहीं सिखाने वाला हूँ, वो हमें ऑलरेडी पता है कैसे निकालना है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं अभी। तो इसमें आप सबसे पहले सुपर प्रॉफिट्स निकालोगे और उसके बाद आप इसमें गुडविल निकालोगे। तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड शॉर्टेस्ट मेथड टू फाइंड आउट गुडविल। जब आप एक बार सुपर प्रॉफिट निकाल लोगे तो उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड निकालने के बाद आपने इसमें सिर्फ गुडविल ही कैलकुलेट करनी है और गुडविल निकालने का फॉर्मूला है इसमें सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करना आता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करके डिवाइड बाय आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जब निकालोगे तो जो आपके पास आएगा वो आपके पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। अगेन जो गुडविल आएगी वो गुडविल ऑफ द फर्म होगी। आपने उसमें से शेयर निकालना है उस पार्टनर का जिसके लिए हम वह कैलकुलेशन कर रहे हैं या जिसकी वजह से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आज हमने किया गुडविल का चैप्टर। अब अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंडर आती है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या थ्योरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उसका प्रॉब्लम आप डालें, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका जो है वो आंसर देंगे। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।